हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कोलोराडो रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लेक विनिपेग को लेकर के। तो लेक विनिपेग को अगर हम मैप में व्यू करें तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के जो कनाडा कंट्री है यहाँ पर, वहाँ पर लेक विनिपेग सिचुएटेड है। लेक विनिपेग एक फ्रेश वाटर लेक के रूप में एग्जिस्ट करती है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है। अभी कुछ टाइम पहले टाटा सन्स ने ये डिक्लेयर किया था कि एयर इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। और ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होने वाले थे? जो टर्किश एयरलाइंस के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं इल्कर आयशी। लेकिन इल्कर आयशी ने अपनी टॉप पोस्ट एयर इंडिया में जो उनको टॉप पोस्ट दी जा रही थी उसको लेकर के डिक्लाइन किया है कि उनका जो भी अपॉइंटमेंट था उसको इंडियन मीडिया जो है वो कुछ अनडिजायरेबल कलर देने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे इंडिया में फरवरी 2022 का जीएसटी कलेक्शन की अगर हम बात करें तो प्री पेंडेमिक लेवल से जब इसको कंपैरिजन किया गया तो प्री पेंडेमिक लेवल से भी 26% तक यहाँ पर हाइक देखने को मिला है। ये चीज़ें हमें शो कर रही हैं कि हमारा जो इकोनॉमी जिसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा था वो दोबारा एक बूस्टअप की तरफ आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। हमारे इंडिया के बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में स्टडी कर रहे हैं और अभी वहाँ पर इस वॉर कंडीशन में ट्रैप हैं। इसमें एक जगह अटैक होता है खार्किव, एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, इम्पोर्टेंट सिटी है यूक्रेन का, और उसमें हमारे इंडिया के एक मेडिकल स्टूडेंट नवीन की वहाँ पर डेथ हो जाती है। हमारे इंडिया के अभी भी अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूक्रेन कंट्री में ही ट्रैप है। इसको लेकर के हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पर कोशिश कर रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब ये डिस्कशन हुआ कि इस वॉर को ख़त्म किया जाए तब हमारे इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएन त्रिमूर्ति जो वहाँ पर हैं उन्होंने भी ये बात बोली कि बहुत सारे कंट्रीज़ के बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो यूक्रेन में अभी ट्रैप है। तो अभी हमने ये आज के न्यूज़पेपर में ये भी है कि चाइना वहाँ से जो भी अपनी पॉपुलेशन है उनको वहाँ से इवैक्यूएशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है वॉर जो है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। यूएन की तरफ से कल भी ये स्टेटमेंट था कि जो भी यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया है उसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप देखो तो ग्लोबली लेवल पर क्रैश तो देखने को मिलेगा ही, बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी देखने को मिलेंगे। हमारे इंडिया ने वादा किया था कि हम यूक्रेन को बहुत सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, तो उसी तरीके की जो असिस्टेंस है इंडिया ने फर्स्ट जो अपनी शिपमेंट है वो वहाँ पर पहुँचा दी है, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की है ताकि वहाँ पर जो बेसिक फाउंडेशन चीज़ें हैं वो लोगों के पास कम ना हो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में रेगुलर क्लैश देखने को मिलता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ की गवर्नर और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में कुछ क्लैश देखने को मिला, जिसकी वजह से जो वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने इसका विरोध किया। देखो इशू ये है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर गवर्नमेंट में है और अपोजिशन में है बीजेपी। तो तेलंगाना जो है वो कुछ एक वर्ड्स के वॉर में इंगेज्ड हुई है, मतलब दोनों के बीच में अपोजिशन पार्टी और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनके बीच में कुछ क्लैश देखने को मिला है। इसमें ये बोला गया है कि देखो 7 मार्च से वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली का बजट सेशन स्टार्ट होगा और गवर्नर का जो एड्रेस है वो इसमें नहीं होगा, ऐसा बोला गया है। अब इसको लेकर के बीजेपी ने डिमांड किया है कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव वो अपोलोजाइज करें इस चीज़ को लेकर के कि आपने न सिर्फ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट जो है उसको इंसल्ट किया है और वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ की गवर्नर है वो वीमेन है, तो एक तरीके से वीमेन को भी आपने इंसल्ट करने की कोशिश की है। तो अभी इशू क्या है कि जो चंद्रशेखर राव है उन्होंने ये बोला है कि देखो गवर्नर का स्पीच होता है, आप सभी को पता है लेजिस्लेटिव पावर होती है गवर्नर की, जिसमें गवर्नर हर जनरल इलेक्शन के बाद में कोई भी
हर जनरल इलेक्शन के बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फर्स्ट सेशन होता है या फिर हर साल का जो फर्स्ट सेशन होता है उसको स्पीच दी जाती है उस टाइम गवर्नर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर के चंद्रशेखर राव मतलब टीआरएस जो पार्टी है उसके द्वारा ये बोला गया है कि गवर्नर का जो स्पीच है वो पहले से राइट डाउन होता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता, हर बार सेम बातें रिपीट की जाती हैं, तो फिर उस सारे प्रोसीजर को क्यों रिपीट करना जब उसमें कुछ यूनिक ही नहीं है। तो ओके तो यहाँ पर लेकर के तेलंगाना में जो गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन पार्टीज है उसमें गवर्नर पोस्ट को लेकर के फिर से क्लैश हुआ है। यहाँ पर महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया कुछ टाइम पहले और उन्होंने ये बोला कि देखो जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के इंपोर्टेंट रूल है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चाणक्य के बिना कुछ भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि शिवाजी महाराज जो थे वो भी समर्थ रामदास के बिना कुछ भी नहीं थे, मतलब उन्होंने यहाँ पर गुरु की इम्पोर्टेंस को शो करने की कोशिश की। अब इसको लेकर के विरोध हुआ, उनको अपोज किया गया कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं कि शिवाजी जो है वो समर्थ रामदास अपने गुरु के बिना, शिवाजी के जो स्पिरिचुअल गुरु थे समर्थ रामदास और वैसे उनके गुरु थे दादाजी कोंडदेव। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले तो उन्होंने अपने फैक्ट्स को लेकर के बोला है कि मेरी जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने कहीं रीडिंग की थी और उन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पर मैंने ये स्टेटमेंट दिया। दूसरा यहाँ पर यह भी विरोध किया जा रहा है कि भले ही गुरु की इंपॉर्टेंस है लेकिन वो दोनों भी, चंद्रगुप्त मौर्य भी और शिवाजी भी, अपनी जगह पर उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अपनी लाइफ स्पैन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जो काफ़ी उनको यूनिक बनाती हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस को आप डिमिनिश नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि देखो ग्लोबल टर्मोइल इस टाइम देखने को मिल रहा है, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर देखने को मिल रहा है और भी बहुत सारे, जैसे यूनाइटेड नेशन की प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही हैं। वेस्टर्न कंट्री चाह रहा है कि जो रशिया है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट सैंक्शंस लगाई जाएँ ताकि वो अपनी इन तरीके की जो उनकी हरकतें हैं कि टाइम टू टाइम वहाँ के रीजनल एरिया में जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर वो एनक्रोच करते हैं, उनको रोका जा सके। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि इस टर्मोइल के बीच में भी IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट की सेकंड पार्ट को रिलीज किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि प्रेजेंट टाइम में एक तरीके से अगर हम देखें तो ये जो IPCC है जो है उनके साइंटिस्ट ने एनालाइज किया है कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में मैन मेड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है उन सभी को रिव्यू करने की कोशिश की है और अपनी तरफ से यहाँ पर एक मैसेज, एक अपनी जो रिपोर्ट है उसको रिलीज़ किया है। उन्होंने ये बताया है कि अगर देखो हमारा जो एमिशन है, IPCC रिपोर्ट जो है उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है सबसे पहले तो कि ये जो IPCC है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि पहली बार अपनी इस तरीके की रिपोर्ट पब्लिश की है, लेकिन इनकी इस बार की रिपोर्ट में ये यूनिकनेस है कि इन्होंने इस बार एरिया स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक अपना जो टारगेट है, अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट किया है। तो ये बोला गया है कि अगर नेक्स्ट आपने अपना एमिशन कम नहीं किया और टेम्परेचर इसी तरीके से इंक्रीज होता रहा तो नेक्स्ट 2 डेकेड्स में बहुत सारी ऐसे इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज इशू देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे हजार्ड्स देखने को मिलेंगे जिनको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनको दोबारा से चेंज करके हम बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में आ सकते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर हमने डिसाइड किया है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अगर हम कंपैरिजन करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज़ होने तक यहाँ तक रोकेंगे। मतलब इससे ज़्यादा अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से जो मुंबई, इंडिया का स्पेसिफिक अगर हम सिटी देखें मुंबई, तो वो रेगुलर वहाँ पर सी लेवल राइज हो रहा है और आने वाले टाइम में और राइज वहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा हीट वेव्स जो जैसे इशू जो हैं, जैसे कि हमारे इंडिया का अहमदाबाद जो सिटी है वहाँ पर हीट वेव जैसे इशू देखने को मिलेंगे। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की यहाँ पर बात की गई है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेट बल्ब टेम्परेचर, इस ट्रेंड को भी यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है कि पर्टिकुलरली अगर हम साउथ एशिया में फोकस करें तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो इसमें क्या होगा, ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है वेट बल्ब टेम्परेचर में कि हीट और ह्यूमिडिटी का कंबाइंड नेचर होता है, कि मतलब इसका इफेक्ट फिर हेल्थ के ऊपर गिरता है। इस वेट बल्ब टेम्परेचर को अगर हम डिस्कस करें तो 30 से 32 डिग्री का जो टेम्परेचर है उसको सहन किया जा सकता है, लेकिन जो लोग इसमें भी अगर बीमार हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ये डालता है। लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस अगर वेट बल्ब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग
वेट बल्ब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर 35 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो एक स्वस्थ एक हेल्दी पर्सन भी 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा इस तरीके के टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकता है। मतलब एक तरीके से डेथ का कोज बन सकता है ये वेट बल्ब टेम्परेचर। और ये सारा कारण होगा हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। और टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है। हालांकि इंडिया ने टारगेट लिया है कि 2070 तक हम क्या करेंगे, अपना जो एमिशन है उसको नेट जीरो लेकर के आएंगे। इसके अलावा 2030 तक हमारा इंडिया जो है वो अपनी जितनी भी एनर्जी को कंज्यूम करता है उसका 50% जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इंडिया अपने आप को चेंज करेगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो जो भी हमने टारगेट लिए हैं वो हमें अचीव करने पड़ेंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में ये जो अर्थ है वो ह्यूमन के लिए या फिर जो एनिमल्स हैं उनके रहने के लायक नहीं बचेगी। टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा। और ये जिस तरीके से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फोकस किया जा रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम देखें तो कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और कोल की वजह से जो एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ से इन सारी गैसेस का भी वो होता है, एमिशन होता है, वो सब कुछ हमें इस तरीके से कोशिश करनी होगी कि एमिशन जो है वो कम से कम हो और उसको काउंटर करने के लिए भी इस तरीके की स्ट्रेटजी हो कि उसके पोस्ट इफेक्ट देखने को ना मिले। तभी जाकर के हम अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं और ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ सभी को हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि रशिया यूक्रेन जो वॉर हुआ तो उसकी वजह से रशिया की जो एथलेटिक्स हैं, जो उनकी फुटबॉल टीम है या फिर जो भी गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे वहाँ पर उनको एक तरीके से हाल्ट किया गया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को जो ओवरलैपिंग की जा रही है, रशियन टीम्स की जो सस्पेंशन किया जा रहा है, इसको एक अनअवॉइडेबल नेचर होना चाहिए। मतलब अनअवॉइडेबल, इस तरीके की जो ओवरलैपिंग की जाती है ना वो नहीं होनी चाहिए। जो भी इशू जो है उसको पर्सनली, जैसे पॉलिटिक्स लेवल पर अगर आपका इशू है तो उसको उसी लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी अदर लेवल पर आप उसको ओवरलैप करके उस इशू को इस तरीके से मिंगल करने की कोशिश करो। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है यूक्रेन वॉर को लेकर के इंडिया का क्या स्टैंड है। हम पहले भी देखो इसको इस तरीके के आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं कि देखो सबसे पहले तो इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि वॉर में क्या खत्म होता है, क्या किस तरीके से वॉर में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, किस तरीके से चेंजेस होते हैं तब जाकर के वॉर होती है, और वॉर का एक रियल ट्रथ क्या होता है वो नॉर्मल लोगों के सामने कभी भी नहीं आ पाता। हमारे इंडिया का 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ, उसका क्या बेसिक रीजन था वो किसी को नहीं पता चल पाया है। इसके अलावा जो भी आर्मी की एक्सरसाइजेज होती है उसकी जो बेसिक अवेयरनेस होती हैं वो सारी चीज़ें भी शो नहीं की जाती है सभी के साथ में। अब यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड है आप सभी को पता है। इंडिया ने एक मॉडर्नाइज या फिर अगर हम देखें तो कोशिश की है कि बैलेंस नेचर अपनाने की। तो इस आर्टिकल में बोला गया है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देखो दोनों ही जो साइड है वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर हम रशिया का कंपैरिजन करें तो रशिया हमारे इंडिया के लिए काफ़ी पुराना हमारा फ्रेंड रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया है। हालांकि इंडिया जो है वो यूएस के ऊपर इतना रिलाई अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं करता है, लेकिन फिर भी जैसे इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको हमने ओपन फेयर रखने के लिए रशिया जो है यूएस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में रशिया की तरफ जो है वो चाइना का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। तो अगर चाइना को काउंटर करना हो तो इंडिया को कुछ ऐसे स्टैंड की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी जो लगभग हमेशा इंडिया का सपोर्ट करे। तो इसके लिए यूएस और जो अदर कंट्री जो क्वेड ग्रुप के मेंबर हैं इनके थ्रू इंडिया जो है वो चाइना को काउंटर कर सकता है। और रशिया जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफेंस वेपन, हमारे जो भी रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंस वेपन रिलेटेड है। मतलब एक तरीके से हमारा मिलिट्री के जो वेपन्स हैं वो मेजोरिटी में रशिया कंट्री से आते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी S-400 डिफेंस सिस्टम जो है उसको हम मंगवाने की वहाँ से कोशिश कर रहे हैं। और इस साल तक ये माना जा रहा था कि लास्ट ईयर तक ही वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने वाला था, लेकिन रशिया यूक्रेन का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से इसमें कुछ परेशानी सामने देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है इसी को लेकर के यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर पहले तो जो हमारे स्टूडेंट वहाँ पर यूक्रेन से इंडिया लाए जा रहे हैं, जो अदर कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए वहाँ से इंडिया लाए जा रहे हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन गंगा आप सभी को पता है लॉन्च किया गया है। तो ये बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारी स्टूडेंट जो अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं और जो यहाँ पर एयरपोर्ट में जिनकी इनकमिंग हो रही है उसको लेकर के यहाँ पर शो किया गया है। ये आर्टिकल है
कि जो डिफेंस सप्लाईज इंडिया को होने वाली है उसको लेकर के डाउट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूएस और अदर कंट्रीज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है इंडिया के बीच में और रशिया के बीच में जो S-400 डिफेंस सिस्टम जो डील है उसको भी काटसा एक्ट के अंडर सेक्शंस देखने को मिले। ओके, देखो इससे पहले भी यूएस ने काटसा एक्ट के अंडर जो कंट्रीज जैसे कि टर्की, उन्होंने जो S-400 डील को कैप्चर किया, इसको रेगुलेट किया, तो इसको लेकर के भी उन कंट्रीज़ को भी इस तरीके के सैंक्शंस देखने को मिले थे। हालांकि इंडिया को लेकर के यूएस है वो भी नहीं चाहता कि इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने जाएं। तो लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि जब ये फुली ये था कि S-400 डिफेंस सिस्टम इंडिया में ट्रांसफ़र होगा, तो उससे पहले यूएस के जो कांग्रेस है, जो वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, तो वहाँ के कुछ मेंबर्स ने ये बात बोली कि इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूएस के लिए, तो यूएस को इंडिया के ऊपर इस तरीके के सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए काटसा एक्ट के अंडर। S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर कुछ बेसिक फैक्ट्स हम व्यू करें तो आप सभी को पता है कि ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। S-400 ट्रायम्फ इज ए मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसको डिज़ाइन किया गया है रशिया के द्वारा। ओके, इसमें अगर हम देखें, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज MLR SAM in the world, considered much ahead of the US developed टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। मतलब यूएस का जो सिस्टम है थर्ड, उससे भी ज़्यादा मोर पावरफुल ये सिस्टम है। ये जो सिस्टम है इंडिया चाहता है कि S-400 डिफेंस सिस्टम को हम लेकर के आएँ, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि हम टू साइड से, एक तरफ चाइना से और एक तरफ पाकिस्तान से, टू साइड से इंडिया वॉर फेस कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो इंडिया चाहता है कि अपनी जो सिक्योरिटीज़ है, अपनी जो इश्यूज है, अपनी जो बॉर्डर है, उसको सिक्योर किया जा सके। काटसा एक्ट ये है, काटसा एक्ट के थ्रू यूएस ने ये बोला था कि देखो ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया से कोई भी कंट्री के इस तरीके से डिफेंस सिस्टम या कुछ उसके साथ में रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं तो उनके ऊपर कुछ उनको पनिशमेंट दी जा सकती है, कुछ उनके ऊपर इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करके फिर इस इशू को और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, तो हो सकता है कि इंडिया को भी इस तरीके के कुछ यहाँ पर देखने को मिले, कुछ रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर फॉरेन पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है सबसे पहले यहाँ देखिए कि स्वेज कैनाल जो है, स्वेज कैनाल में जो फीस जो है शिप की, वहाँ पर जो ट्रांसफ़र होता है, शिप वहाँ से जाते हैं मेडिटेरियन सी, रेड सी में आते हैं कनेक्टिविटी के थ्रू। स्वेज कैनाल के मैप को अगर हम व्यू करें तो इस तरीके से देखिए कि ये मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है, तो यहाँ पर जो हमारा इंडियन ओशियन है वहाँ तक रीच बनानी है या फिर अटलांटिक ओशन तक रीच बनानी है। तो ये जो स्वेज कैनाल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1869 में इसको बनाया गया था ताकि जो भी कनेक्टिविटी है वो ईजी हो सके और यहाँ पर जो भी हमारा टाइम और मनी कंज्यूम ज़्यादा होता है उसको हम काउंटर कर सकें। तो इसको लेकर के इजिप्ट ने जो फीस है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। इसका कारण ये बताया गया है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वर्ल्ड के मोस्ट क्रूशियल वाटरवेज के रूप में एग्जिस्ट करता है स्वेज कैनाल, और यहाँ पर 10% हाइक किया गया है ये इस फीस को लेकर के। स्वेज कैनाल अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर जो भी इंक्रीजेज है उनको शो कर दिया है और उन्होंने बोला है कि ग्लोबल ट्रेड में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, और ये जो कैनाल है वो इस तरीके की जो ट्रांजिट सर्विस है उनमें डेवलपमेंट और एनहांसमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसीलिए यहाँ पर इंक्रीज किया जा रहा है। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जो ट्रांजिट फीस है एलपीजी गैस के लिए, केमिकल टैंकर्स के लिए और अदर लिक्विड बल्क टैंकर्स के लिए 10% इंक्रीज किया गया है। वेसल कैरिंग व्हीकल्स, नेचुरल गैस एंड जनरल कार्गो एज वेल एज मल्टीपर्पज वेसल्स विद सी ऑन इंक्रीज ऑफ 7%, और ऑयल और क्रूड टैंकर्स जो हैं, ड्राई बल्क वेसल जो है उनके ऊपर से 5% तक का इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये जो हाइक है इसका मेजर रीजन ये है कि मार्च 2021 में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कुछ इशू क्रिएट हुए जिसकी वजह से ये जो कैनाल है वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो गई थी, क्लोज हो गई थी। तो 6 डे का जो ब्लॉकेज यहाँ पर देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो ग्लोबल शिपमेंट है उसमें काफ़ी डिसरप्शन आया था। 10% ग्लोबल ट्रेड जो है जिसमें 7% वर्ल्ड का ऑयल जो है वो स्वेज कैनाल से फ्लो होता है और ये मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर एक तरीके से
जो स्वेज कैनाल की जो इम्पोर्टेंस है उसी इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए और उसको शो करने के लिए ये जो इंक्रीज़ किया गया है यहाँ की फ़ीस में, उसी ये जो हाइक है वो इसी चीज़ को शो करता है। यहाँ पर जो कंप्लीट आर्टिकल है वो दिखाया गया है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। हम पहले भी फ्रंट पेज पर भी इस आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर ताइवान को लेकर के और चाइना के बीच में भी आपस में क्लैश है। तो फॉर्मर यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ताइवान की विजिट की है। ओके, यहाँ पर चाइना जो है वो भी अपने जो भी पॉपुलेशन है उन सभी को इवैक्यूएशन प्रोसीजर अपना स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपनी बात ये रखी है कि जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प ले करके इंडिया अपने नेशनल्स को यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा है। और नेशनल जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ में डिस्कशन हुआ है, यूक्रेन की जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं किस इशू में वो आपके साथ हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।